हेलो बच्चों, सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं ना। अब हम अपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल समझाइए। 4 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से करना है। आपकी एनुअल एग्जाम्स के लिए भी, आपकी जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल। तो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील्स बोर ने दी थी 1913 में। प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। बोर का सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम में कई बार तर्कसंगत रूप से समझाने में उसका उपयोग किया जा सकता था। अब आप लिखना शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का परमाणु मॉडल समझाइए, तो आपको इसी सेंटेंस का उपयोग करना है कि बोर का मॉडल निम्नलिखित अवधारणाओं द्वारा समझाया जा सकता है। उसमें हमारा पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से में व्यवस्थित होती हैं। नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होती हैं। समझ में आया बच्चों? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में नाभिक के आसपास घूमता है। ठीक है। आपका सेकेंड पॉइंट है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यानी ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता। यानी एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब वह ऊर्जा का शोषण करता है अथवा उत्सर्जन करता है। तो इस पॉइंट को आपको ऐसे ध्यान रखने का, इलेक्ट्रॉन कब जाएगा जब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट, डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। तो V इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच, जहाँ आप जानते हैं कि E2 और E1 क्या है क्रमशः। E1 है आपका निम्न अनुमत ऊर्जा स्तर और E2 है उच्च ऊर्जा स्तर, तथा यहाँ पर H क्या है, प्लांक का अचलांक। इस समीकरण को आप बोर का आवर्ती नियम भी कह सकते हैं या इसे कहा जाता है। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। दी गई स्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश, जहाँ me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है वेग तथा r उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2π का पूर्णांक गुणक होगा। इसका अर्थ है कोणीय संवेग क्वांटित होता है। जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्थायी अवस्थाओं में त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। त्रिज्या के लिए r संकेत होता है, तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर A0, जहाँ इस प्रकार A0 क्या होगा, A0 की वैल्यू होती है 52.9 pm फॉर पिकोमीटर। इस प्रकार पहले स्थायी अवस्था जिसे बोर कक्षा कहा जाता है की त्रिज्या होती है 52.9 पिकोमीटर। समान रूप से हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा n बराबर 1 में पाया जाता है। n के बढ़ने के साथ r का मान भी बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर उपस्थित होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है गा। इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्थायी अवस्था की ऊर्जा। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है,
ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन कोष्टक में आ जाएगा 1/n², जहाँ आर एच है रिडबर्ग स्थिरांक, इसका मान होता है, ये मान आपको याद रखना है 2.18 10⁻⁻18 जूल। निम्नतम अवस्था जिसे तलस्थ अवस्था भी कहते हैं की ऊर्जा होती है E1 माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/1²। n बराबर हमने 1 लिया है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो E2 n की जगह क्या आ जाएगा 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -0.545 इंटू 10⁻18। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की विभिन्न स्थायी अवस्थाओं में ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं दिखाई गई हैं, जिसे हम ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान 0 लिया जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की मुख्य संख्या n बराबर इन्फिनिटी की स्थायी अवस्था से संबंधित होती है तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है तथा n कक्षा में उपस्थित होता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। उपरोक्त समीकरण में जो ऋण चिन्ह दर्शाया गया है वो और उसकी ऊर्जा शून्य के संदर्भ में अवस्था n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के संबंध में इसके स्थायित्व को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों में जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन पर भी बोर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। जैसे कि He+, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, लेकिन जब वो He+ होता है, इसी चैप्टर में हमने धन आयन देखा था ना, He+ कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन का दान देगा। दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 1, या हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1। Li+2 दिया है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, 2 इलेक्ट्रॉन का दान देगा तो Li+2 बन गया। अब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। देन दिया हुआ है Be+3, तो Be+3 बेरिलियम, एटमिक नंबर होता है 4। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। देयरफॉर बोर का परमाणु मॉडल He+, Li+2 एंड Be+3 को भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकार के आयनों हाइड्रोजन के समान स्पीशीज कहलाते हैं से संबंधित स्थानीय अवस्थाओं की ऊर्जाएं निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जा सकती हैं। आपको समीकरण दिया हुआ है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 कोष्टक में Z² अपॉन n² जूल। त्रिज्या को हम ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। Rn इज इक्वल टू 52.9 कोष्टक में n² अपॉन Z पिकोमीटर, जहाँ Z क्या है, परमाणु संख्या है। हीलियम और लिथियम के परमाणु के लिए क्रमशः इनके मान 2 और 3 है। उपरोक्त समीकरण से पता चलता है कि Z के बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होता है तथा त्रिज्या कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ होता है। अब इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना भी संभव है, यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। गुणात्मक रूप से नाभिक का धन आवेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ता है तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ ये घटता है। अब मुख्य क्वांटम संख्या, दिशांकीय क्वांटम संख्या, ये सब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या वगैरह क्या होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। उसके पहले मैं फिर से आपको एक बार बोल दूं, बोर के परमाणु मॉडल के सारे मुद्दे बहुत अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या देते हैं तो बोर के मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या मात्रात्मक रूप से की जा सकती है। बोर के अवधारणा 2 के अनुसार निम्न से उच्च मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा में गमन करने पर विकिरण ऊर्जा का अवशोषण होता है, जबकि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के उच्च से निम्न कक्षा की इलेक्ट्रॉन गमन करने पर होता है। 2 कक्षाओं के बीच ऊर्जा के अंतर को इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI, F फॉर फाइनल एंड I फॉर इनिशियल। तो इन समीकरणों को जोड़ने पर ऊपर के जो हमने समीकरण देखे थे उस समीकरण को हम देखें तो डेल्टा E इज इक्वल टू -RH अपॉन NF² माइनस RH अपॉन NI²। कहाँ से आई वैल्यू, हमने En देखा था ना, En का फॉर्मूला देखा था ना, En इज इक्वल टू क्या होता है -RH अपॉन n²। तो यहाँ पर EF और EI ले रहे हो तो उसकी जगह यहाँ पर n की जगह क्या लिया गया है, NF और NI।
अब डेल्टा ई फाइंड करना है तो आर एच कॉमन ले लीजिए, 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। आर एच की वैल्यू रखेंगे तो 2.18 10⁻⁻18 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। इसका उपयोग करके हम फोटोन के अवशोषण तथा उत्सर्जन से संबंधित आवृत्ति v का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब v इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन एच, आर एच इक्वल टू हो जाएगा आर एच अपॉन एच 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। दैट इज वैल्यू हम पुट करते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 6.626 10⁻⁻14 कोष्टक में 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। दैट गिव्स 3.29 इंटू 10⁻14 कोष्टक में आ जाएगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। अब संगत तरंग संख्या के लिए वी बार का उपयोग हो जाता है। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा v अपॉन सी, तो आर एच अपॉन एस सी हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऊपर से हमने पुट किया हुआ इसको 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। सेम वैल्यू v की वैल्यू जो आई है वो आप पूरी पुट कर दोगे। इसमें खाली क्या जोड़ना पड़ रहा है आपको, c यानी प्रकाश का वेग, तो उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸, तब आपको वी बार भी मिल जाएगा और उसकी वैल्यू मिल रही है आपको 1.09677 इंटू 10⁻7 कोष्टक में 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। अवशोषण स्पेक्ट्रम में NF इज ग्रेटर देन NI और कोष्टक में जो दी गई मात्राएं क्या हैं, धनात्मक होती हैं तथा ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरी ओर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, NI इज ग्रेटर देन NF, तब डेल्टा ई ऋणात्मक होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।